डिस्कस किया था कोशिका के बारे में, सेल। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू यानी ऊतक। और ऊतक के बारे में बताया था मैंने कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे कहते हैं अपन टिश्यू यानी ऊतक, जिनकी कार्य और उत्पत्ति क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। वो सारा का सारा कोशिका का समूह है, वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक सबसे पहले दो प्रकार के बताए थे मैंने तुम लोगों को। टिश्यू पहला देखा था अपन ने प्लांट टिश्यू, और दूसरा देखा था अपन ने एनिमल टिश्यू यानी पादप ऊतक और जंतु ऊतक। फिर मैंने बताया था कि पादप ऊतक के बारे में सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जो प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप के बताए थे मैंने। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक, और एक बताया था तुम्हें परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। कहाँ तक लिखवा दिया था इसके अंदर? चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं पादप ऊतक की। डेफिनेशन लिख लिया था क्या ऊतक का? देखो सबसे पहले ऊतक डेफिनेशन लिखना इसकी। देखो, कोशिकाओं का एक विशेष समूह, कोशिकाओं का एक विशेष समूह जिसका कार्य और उत्पत्ति एक समान होती है। कोशिकाओं का एक विशेष समूह जिसकी कार्य और उत्पत्ति एक समान होती है उसे ऊतक कहते हैं। उसे ऊतक कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू के अंदर लिखना, ए ग्रुप ऑफ सेल which is function and origin are same, function and origin are same is called tissue, is called tissue। फिर आगे लिखना, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। There are two types of tissue। पहला लिखना प्लांट टिश्यू पादप ऊतक, और दूसरा लिखना एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक। पहला लिखोगे प्लांट टिश्यू पादप ऊतक, और दूसरा लिखोगे एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक। फिर पादप ऊतक में लिखो, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड लिखना स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के भी तीन भाग बना लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन टाइप के बना लेना। पहले नंबर पे लिख लेना एपिकल, सेकंड पे आ जाएगा अपने पास कैम्बियन, और इसी का दूसरा नाम होता है लेटरल, और थर्ड आ जाएगा अपने पास इंटरकैलरी। और परमानेंट के अंदर फिर दो टाइप बनाना तुम लोग।
सरल स्थायी ऊतक, और एक हो जाएगा अपने पास जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक हो जाएगा अपने पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट। लिख लो ये दोनों के अंदर। पादप ऊतक दो प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक है, मेरिस्टेमेटिक है, वो भी तीन टाइप के, एपिकल, कैम्बियम या लेटरल, और इंटरकैलरी। वही अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब बड़े ध्यान से सीखोगे, क्वेश्चंस 100% तुम्हें यहीं से मिलने वाले हैं। ये 5 फॉर्मेट है, इन पांचों फॉर्मेट में लगभग 90% टिश्यू है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90% क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में इन्हीं चारों पांचों फॉर्मेट से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक की। और मेरिस्टेमेटिक है वो एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है। तो प्लांट की अगर अपन बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस पौधे के अंदर मैंने कंसिडर किया है रूट, तो बोलते हैं अपन जड़। फिर अपने पास तना, टीम, और फिर अपन कंसिडर करते हैं ऊपर की तरफ लीफ, पत्तियां। अब यहाँ से चीजों को सुनने की कोशिश करोगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, कोशिका है वो चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट हो, उनके अंदर एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में कंसिडर होती है, जो उसकी ग्रोथ के अंदर क्या करती है, सबसे ज्यादा मदद करती है। कि आज जब भी एक मनुष्य का जन्म होता है तो वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर उत्तक बना लेगा, उत्तक से फिर अंग बनेंगे, अंग से तंत्र बनेगा, और तंत्र से पूरा का पूरा शरीर। फिर न्यूट्रिशन जाएंगे और धीरे धीरे उसका बॉडी ग्रोथ होता रहेगा। वैसे ही हमने देखा होगा कि हम लोग एक छोटा सा पौधा लेकर आते हैं और उस पौधे को लाकर हम लोग लगा देते हैं, फिर उसमें खाद बीज डालते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं उसके अंदर, और धीरे धीरे वो पौधा क्या होता रहता है, ग्रो होता रहता है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई पौधा बिल्कुल छोटा सा है और अगर उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो मुझे बताओ वो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा क्या, यस या नो? तो कोई भी पौधा हो, उसका इनिशियली ग्रोथ यानी प्लांट ग्रोथ, या अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ प्लांट, पौधों की लंबाई के अंदर जो वृद्धि होती है वो कौन से ऊतक के कारण होती है, दैट इज एपिकल टिश्यू। कौन सा, एपिकल टिश्यू यानी शीर्षस्थ ऊतक। इस शीर्षस्थ के अंदर तुम लोग इस पूरे के पूरे वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करना। शीर्ष, शीर्ष का मतलब किधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। तो पौधा अगर ग्रो होगा तो ग्रो होके किधर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ। तो एपिकल टिश्यू क्या काम करता है, प्लांट की जो ग्रोथ है उसके अंदर वो हेल्प करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पौधों की जो लंबाई में वृद्धि करने वाला जो उत्तक होता है वो कौन सा होता है अपने पास, शीर्षस्थ उत्तक। तो मुझे बताओ, अगर एक पौधा है ये, तो बताओ क्या ये सीधा का सीधा लंबा बढ़ता जाएगा क्या, यस या नो? तो धीरे धीरे इसकी हाइट है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। सेम एज इट इज अगर अपन ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में भी तो बच्चा है, छोटा छोटा बड़ा होकर उसकी हाइट ग्रोथ होती है। फिर अपन बात करते हैं, अगर एक जो पौधा है उसकी लंबाई तो बढ़ रही है, और लंबाई बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो टिश्यू है वो कौन सा बताया है, एपिकल। फिर अपन बात करते हैं कि ये धीरे धीरे ये जो तना है, इस तने का आकार भी तो बड़ा होता जाता है क्या, मुझे एक चीज बता दो। अगर मैं बात करता हूं तो ये तना है, धीरे धीरे अगर पेड़ की लंबाई बढ़ रही है, पेड़ अगर बड़ा हो रहा है, तो उसका तना है वो भी तो बड़ा होता जाता है, यस या नो? तो ये जो तना की ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो परिधि है, बताओ क्या इस परिधि का जो आकार है क्या वो बढ़ता जाता है क्या? एक तना है, पहले बिल्कुल छोटा होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। तो ये जो स्टीम है, इस स्टीम की जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, उसको जो इंक्रीज करेगा, उसको जो बढ़ाएगा, वो कौन सा टिश्यू होगा अपने पास, लेटरल। कौन सा होगा, लेटरल, यानी अपन बात करते हैं
पार्श्व या कैम्बियम। ये कैम्बियम या पार्श्व जो टिश्यू है वो क्या काम करता है, इस पौधे के तने की जो मोटाई है या जो तने की जो वृद्धि है, ग्रोथ ऑफ स्टीम है, उसके लिए कौन सा अपने पास टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, लेटरल या पार्श्व। क्लियर है कि एक तो पौधा बढ़ रहा है यानी शीर्षस्थ ऊपर की तरफ जा रहा है यानी एपिकल, अगर सिर्फ और सिर्फ पौधे के तने में अगर वृद्धि हो रही है तो कौन सा अपने पास टिश्यू आ जाएगा, लेटरल। एक अपन बात करते हैं, तुमने देखा होगा जैसे ही पत्तियां होती है, लीव्स होती है, तो पहले बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जिसको अपन बोलते हैं कि यार इसकी पत्तियां तो अभी बहुत कच्ची है, धीरे धीरे वो पकती है और उनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पत्तियों के आकार में जो वृद्धि करने वाला जो अपने पास टिश्यू है दैट इज इंटरकैलरी। कौन सा है, इंटरकैलरी, यानी अंतर्विष्ट जो उत्तक है वो किसको ग्रोथ करेगा, उन प्लांट्स के लीव्स को। अब इधर फोकस करोगे, बताओ मुझे शीर्षस्थ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लांट ग्रोथ के लिए या हाइट ऑफ प्लांट के लिए, कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार अपने पास, शीर्षस्थ, तने की वृद्धि के लिए पार्श्व, और अपन बात करते हैं कि पत्तियों की वृद्धि के लिए कौन सा आ जाएगा, अंतर्विष्ट आ जाएगा। बताओ तीनों का मामला साफ है क्या। यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि पेड़ों की पत्तियों का आकार बड़ा हो जाता है कौन से उत्तक के कारण, अंतर्विष्ट। पेड़ के तने के परिधि का आकार बढ़ जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ स्टीम है वो इंक्रीज हो जाती है कौन से टिश्यू के कारण, लेटरल या कैम्बियम। और अगर कोई भी प्लांट है अगर वो ग्रोथ हो रहा है, उसकी हाइट अगर बढ़ रही है तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू आने वाला अपने पास, एपिकल टिश्यू आने वाला है। क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इस मेरिस्टेमेटिक की, कि इस विभज्योतक उत्तक का क्या मतलब है। तो इधर देखने की कोशिश करना कि जब भी कोई पेड़ होता है, कि मान लो ये पेड़ है, अब ये धीरे धीरे पहले इसका तना ही तो ग्रो करेगा, तना ग्रो करने के बाद मुझे बताओ क्या इसमें टहनियां निकलना स्टार्ट हो जाएगी क्या, यस या नो। एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर अलग अलग क्या आ जाएगी, टहनियां आ जाएगी, ऐसा ही सिस्टम होता है। तो मुझे बताओ जब भी ये जो पेड़ है वो इनिशियली ग्रोथ कर रहा है, शुरू के अंदर इस पेड़ के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, ये ग्रोथ करेगा, लेकिन ग्रोथ करने के बाद एक टाइम या एक स्टेज पे जाके, और बताओ मुझे ये जो तना है इसकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी क्या, यस या नो। तो शुरू के अंदर तो ये तना बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, और मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक उत्तक के अंदर सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन होगा, नई कोशिकाएं बनेगी, तो धीरे धीरे पेड़ क्या होगा, ग्रो होगा। अब एक टाइम ऐसा आता है जब ये विभज्योतक की कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक के जो सेल्स हैं, इनका सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है, इनका कोशिका का विभाजन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब मुझे बताओ अगर कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो बताओ क्या उसमें कभी ग्रोथ हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करता हूं, मैंने बताया था कि मनुष्य है ये जाइगोट है, जाइगोट में एक ही कोशिका है, अगर इसका विभाजन होता ही नहीं तो बताओ क्या कंप्लीट मनुष्य बन पाता, क्या नहीं बन पाता। तो जब कोशिका का विभाजन ही अगर नहीं होगा तो किसी भी चीज के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तो एक टाइम ऐसा आता है जहां इस मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और जिससे इसकी कोशिकाएं हैं वो स्थायी रूप ले लेती है। क्या क्या कौन सा रूप ले लेती है, स्थायी रूप, यानी परमानेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसको फिर नाम दे दिया जाता है क्या, स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। बताओ क्लियर है इतनी बात। लिखो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक। देखो यह प्रारंभ में पौधों की वृद्धि हेतु सहायक होता है। It helps to the initial growth of plant. It helps to the initial growth of plant. इसकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का गुण उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का गुण उपस्थित होता है। सेल डिवीजन प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट
in their cells, cell division property are present in their cell, पे लिखना कुछ समय के बाद इसकी कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद इसकी कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है। आफ्टर सम टाइम सेल डिवीजन प्रोसेस इज एंड after some time cell division process is and it convert into permanent tissue, और यह एक स्थायी ऊतक का रूप ले लेता है। और यह एक स्थायी ऊतक का रूप ले लेता है। यह 3 प्रकार का होता है। There are 3 types of meristematic tissue। यह 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे लिखना एपिकल, शीर्षस्थ। शीर्षस्थ में लिखना यह पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु सहायक होता है। यह पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु सहायक होता है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सेकंड लिखना कैम्बियम या पार्श्व, लेटरल और कैम्बियम। यह तने की परिधि में यह तने की परिधि में वृद्धि हेतु सहायक है। यह तने की परिधि में वृद्धि हेतु सहायक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ इट इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ स्टीम। सर्कमफेरेंस ऑफ स्टीम। थर्ड पॉइंट लिखना इंटर कैलरी अंतर्विष्ट। यह पत्तियों के आकार में वृद्धि हेतु सहायक है। यह पत्तियों के आकार में वृद्धि हेतु सहायक है। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द साइज ऑफ लीफ। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द साइज ऑफ लीफ। बताओ क्या तीनों के तीनों पैटर्न क्लियर है? क्या मेरिस्टेमेटिक का मतलब समझ में आ गया? याद रखना शुरुआत में पौधों के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाएगा? विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक। इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन। जब तक कोशिका विभाजन प्रोसेस होता रहेगा तब तक वो पौधा क्या होता रहेगा? उसका तना बढ़ता रहेगा। जैसे ही कोशिका का विभाजन बंद हो जाता है तो फिर वो स्थायी उत्तक का रूप ले लेता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। फिर तुमने देखा होगा कि वो जो तना है वो एक जगह जाकर स्टेबल हो जाता है, फिर उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर अपन बात करते हैं स्थायी उत्तक की, कि विभज्योतक की कोशिकाओं में जैसे ही कोशिका विभाजन बंद हो जाता है तो वो फिर किसका रूप ले लेता है? स्थायी उत्तक का। ये जो स्थायी उत्तक है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यू? 2 टाइप के होते हैं। पहला देखा अपन ने सरल स्थायी उत्तक और दूसरा देखा अपन ने जटिल स्थायी उत्तक। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की, सरल स्थायी उत्तक की। अगर अपन बात करते हैं सरल स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट, तो इसके 4 से 5 पैटर्न हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले नंबर पे अपने पास
पेरेनकाइमा। फिर है क्लोरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। और एक अपने पास ये 4 पैटर्न हैं और इन चारों पैटर्न से टिश्यू में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे एग्जामिनेशन के अंदर। ये चारों पैटर्न हैं, इनका एक एक पॉइंट है वो बड़े ध्यान से सीखोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, सरल स्थायी ऊतक की। इस सरल स्थायी ऊतक के 4 फॉर्मेट बताए हैं। पहला अपने पास पेरेनकाइमा, दूसरा है क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस पेरेनकाइमा की। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी को चारों तरफ से जो ढककर रखने का काम करता है वो काम कौन करता है? त्वचा। कौन काम करता है? त्वचा। जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है, क्या बताओ हमारे सारे के सारे शरीर के अंगों को, तंत्रों को ऊपर से कवर करके रखती है क्या? यस या नो? वैसे ही एक पूरा का पूरा जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसको चारों तरफ से ढककर रखने का काम करता है एपिडर्मिस। क्या काम करता है? कौन काम करता है? एपिडर्मिस। एक तरीके से इस एपिडर्मिस शब्द को तुम लोग कनेक्ट करना, रिलेट करना कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्किन होती है, वैसे ही पौधों के अंदर जो स्किन का काम करता है वो कौन करता है? एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस का मतलब समझना कि पेड़ों की जो छाल होती है, वो जो छोड़ा होता है, किसी भी पेड़ के तने को अपन निकालते हैं, तो निकालने के बाद अंदर से मुझे बताओ क्या अपने को बिल्कुल गीली गीली सी जो उसकी जो पूरी की पूरी छाल है वो नजर आती है क्या? तो ये जो त्वचा है, ये त्वचा का काम कौन करता है पौधों के अंदर? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कौन सा ऊतक होता है अपने पास? पेरेनकाइमा। पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऊतक उपस्थित होता है? पेरेनकाइमा उपस्थित होता है। इस पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है, इस पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है। रिक्त स्थान कैसा होता है? अधिक होता है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। लिविंग सेल्स होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो सेल के बीच में जो गैप होता है, यानी एक अगर कोशिका यहाँ है तो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो बताओ इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान क्या देखने को मिलता है? आप मेरे को अधिक देखने को मिलता है, यानी मैक्सिमम जो इनके बीच में गैप है वो हमें कंसिडर करने को मिलता है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? तो बताओ कौन सा ऊतक हो जाएगा अपने पास? पेरेनकाइमा। वह कोशिकाएं जिनकी कोशिकाएं जीवित होती है वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? पेरेनकाइमा। और इस पेरेनकाइमा ऊतक का सबसे मेन फंक्शन क्या काम करता है? ये कि पौधों के लिए भोजन का जो भंडारण है, स्टोरेज ऑफ फूड है प्लांट्स के लिए, उसके अंदर मदद कौन सा ऊतक करेगा अपने पास? पेरेनकाइमा। देखो, पौधों के लिए भोजन बनाने का काम अलग प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उसको अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम अलग है, फ्लोएम। और उस भोजन को स्टोरेज करने का जो काम करता है वो काम कौन करता है? पेरेनकाइमा ऊतक। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि फूड स्टोरेज का काम कौन सा टिश्यू करता है प्लांट के अंदर, भोजन का भंडारण कौन सा ऊतक करेगा अपने पास? पेरेनकाइमा ऊतक। बताओ क्लियर है क्या? तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान है वो क्या देखने को मिलेगा अपने को? ज्यादा। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। और पौधों के लिए जो भोजन का भंडारण करता है, स्टोरेज ऑफ फूड है, उसका काम भी कौन करेगा अपने पास? पेरेनकाइमा। अब कुछ पेरेनकाइमा की कोशिकाओं में, मैक्सिमम नहीं, कुछ पेरेनकाइमा की कोशिका में, देखो मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऊतक? पेरेनकाइमा। अब मान लो मेरे पास 10 पेरेनकाइमा है, उस 10 में से मैंने 2 पेरेनकाइमा ले लिए। कितने? 2। और अगर इन 2 पेरेनकाइमा के अंदर अगर मैं क्लोरोफिल मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं?
क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मिलाने की वजह से वो जो उत्तक बनेगा वो कौन सा बनेगा अपने पास, क्लोरेन काइमा। और क्लोरोफिल और क्लोरेन इन दोनों वर्ड को रिलेट करना कि कुछ पेरेनकाइमा की कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और उन क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो अपने पास उत्तक बनेगा वो उत्तक कौन सा हो जाएगा अपने पास, क्लोरेन काइमा। और क्लोरोफिल का मतलब अगर अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, जहां पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में अपने लिए क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। वहां से ग्लूकोज का निर्माण होगा, जल बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वही अपन बात करते हैं तो वहां पर क्लोरोफिल एक वो पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक जो वर्णक है वो पाया जाता है हरित लवक के अंदर। किसके अंदर, हरित लवक, प्लेस्टिड अगर अपन बात करते हैं तो उस पूरे के पूरे क्लोरोफिल का पर्पस क्या होता है कि पौधों का जो हरा रंग होता है, जो ग्रीन कलर होता है, उस ग्रीन कलर के लिए कौन सा अपने पास पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का या पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, वो पाई जाती है अपने पास मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाएगी, मैग्नीशियम, Mg। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 2022 के पेपर के अंदर। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो वो धातु कौन सी हो जाएगी अपने पास, मैग्नीशियम हो जाएगी। तो बताओ इस क्लोरेन काइमा का काम खत्म है क्या। कुछ पेरेनकाइमा में कौन सा उपस्थित होगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया है, क्लोरेन काइमा। और क्लोरेन काइमा का मतलब है कि पौधों का हरा रंग जो होता है उसके अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होता है। बताओ क्लियर है क्या। फिर अपन बात करते हैं एरेन काइमा, और इस एरेन काइमा को अपन कंसिडर करेंगे फ्लोटिंग से, तैरने से। देखो कुछ ऐसे पेरेनकाइमा होते हैं जिसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। और उन छिद्रों के अंदर हवा आर पार होती जाती है। मुझे बताओ गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा हवा है वो आर पार होगी क्या, यस या नो। तो ये जो कुछ पेरेनकाइमा है उनकी कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े एयर कैविटी होते हैं, हवा के बड़े बड़े छिद्र होते हैं, जो उनको पानी में उतरने के लिए क्या कर देते हैं, बल लगाते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं। और तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने पानी में तैरते हुए प्लांट्स को, पौधों को। तो उस पूरे के पूरे सीन के अंदर जो उत्तक पाया जाएगा वो उत्तक कौन सा होगा अपने पास, एरेनकाइमा उत्तक होगा। इन्हें जलीय जी या जलीय उत्तक भी कहते हैं, इन्हें एक्वेटिक टिश्यू भी कहते हैं। कुछ पेरेनकाइमा की हवा जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में बड़े बड़े हवा के गैप होते हैं, जो उन पूरे के पूरे पौधों को कहां पर उतारने के लिए मदद कर देते हैं, पानी में उतारने के लिए मदद कर देते हैं। और पानी के बीच में ये जो पौधे हैं वो क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो तैरने का जहां कहीं पे भी नाम आ जाए उत्तक के अंदर तो कौन सा टिक करना अपने को, पेरेनकाइमा करना है। क्लियर है। अब इन दोनों के अंदर ही काम कौन सा आ रहा था, पेरेनकाइमा ही आ रहा था। कुछ पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल मिल गया, कुछ पेरेनकाइमा में गैप अधिक होने के कारण हवा का जो झोंका है वो ज्यादा आएगा और कुछ कुछ पौधों को कहां पर उतार देगा, वो पानी के अंदर उतार देगा। और उसकी वजह से पानी में वो पौधे हैं वो क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं कोलेन काइमा। और कोलेन काइमा को सिंपल से याद करने का सबसे आसान तरीका है कोल। कोल का मतलब समझते हो, दोनों साइड वाली ये चीज। जहाँ पर अपन कोई भी योगा या व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपन यही बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लचीलापन होना चाहिए। तुमने देखा होगा बचपन में टीचर जब हम लोग होमवर्क नहीं करते थे, जिसका होमवर्क पूरा होता था उसको बोलते थे कि जा बेटा एक बढ़िया से एक नीम की डाली है वो लेकर आ। और अपन लेकर आते थे जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, कि कितनी तेज अगर अपन मारे तो वो चीज है ना वो टूटे नहीं। तो याद रखना जो कोलेन काइमा जो उत्तक होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स। पौधों के अंदर जो लचीलेपन का जो गुण आता है वो किसके कारण आता है, कोलेन काइमा के कारण आता है। बचपन में याद करो एक मोली लेकर उस नीम की डाली को झुका के और हम लोग धनुष बना लेते थे और बन जाते थे भगवान राम, और ढूंढते रहते थे अपने आसपास के अंदर रावण को। ऐसा ही सीन करते थे अपन। तो कोई भी पौधा है, किसी पौधे के ऊपर अगर किसी पेड़ के ऊपर तुम लोग ले जा लटक रहे हो और वो पेड़ की जो टहनी है वो फ्लेक्सिबल हो रही है,
वो ना तो टूट रही है लेकिन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है, लचीलेपन का जो गुण होता है, वो किसके कारण होता है? इस कोलेनकाइमा। अब याद रखना, पेरेनकाइमा के कंपैरिजन में कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है वो हमें कम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान कौन से कौन से उत्तक की कोशिकाओं में देखने को मिलेगा? पेरेनकाइमा। और अगर अपन कम अगर रिक्त स्थान की बात करते हैं तो वो किसके अंदर देखने को मिलेगा अपने को? कोलेनकाइमा। क्या बताओ, चारों के चारों टर्म जो लिखे हुए हैं उनका मतलब समझ में आया क्या तुम्हें? सबसे ज्यादा कौन सा उत्तक पाया जाएगा? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा काम क्या करेगा? भोजन का भंडारण। क्या काम करेगा ये? भोजन का भंडारण, स्टोरेज ऑफ फूड। वही अपन बात करते हैं तो क्लोरेनकाइमा में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का या पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या करता है? मदद करता है। एरेनकाइमा जहां कहीं पे भी नाम आ जाए मतलब समझ जाना कि पौधे क्या होंगे? अब तैरेंगे। तो पौधों को तैरने के लिए जो अपने पास उत्तक जो प्रेजेंट रहता है वो कौन सा रहता है? एरेनकाइमा। कोलेनकाइमा को याद रख लेना, कॉल से और कॉल वाला सेक्शन है वो क्या होना चाहिए हमारा? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी पौधों में जो लचीलेपन का गुण आएगा वो किसके कारण आएगा? कोलेनकाइमा के कारण आएगा। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे पूछा गया है? पेरेनकाइमा। लेकिन इस पेरेनकाइमा से भी मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन एक जो अपने से पूछा जाता है, एसएससी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और रेलवे का तो फेवरेट ही है टिश्यू का, वो अपने पास एक 5वें नंबर का और उत्तक है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम है? स्क्लेरेन। और इस स्क्लेरेनकाइमा का पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, सबसे पहले तो इसकी जो कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान है वो बिल्कुल जीरो होता है। क्या होता है? यानी इसकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। देखो सबसे अधिक रिक्त स्थान कहां पर? रिक्त स्थान कम है वो कहां पर देखने को मिलेगा? लेकिन रिक्त स्थान ही नहीं होता है वो कहां पर हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा में। तीनों के बारे में डिफरेंस समझ में आया? इसकी कोशिका जीवित थी क्या? लिविंग सेल थी। इसकी कोशिका भी लिविंग, लेकिन इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है, यानी डेड सेल होती है। तो इस स्क्लेरेनकाइमा के बारे में दो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तो इनकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान ही नहीं पाया जाता, दूसरा इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है, और इनका जो आकार है वो पतली लंबी धागे नुमा संरचना में होती है। पतली रेशेनुमा संरचना में होती है। पतले पतले जैसे अपने बाल होते हैं ना, उन बालों के समान स्ट्रक्चर होते हैं, धागे होते हैं। और याद रखना कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक है इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अपने पास नारियल। कौन सा है? और रेलवे का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल भी यही है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है तुम्हारे अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग एग्जामिनेशन में। दोनों फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक किसके अंदर उपस्थित होता है? नारियल में। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि नारियल के अंदर कौन सा उत्तक प्रेजेंट रहता है? अब उस नारियल को एक बार अपने आंखों के सामने इमेजिन करो। क्या उस पूरे के पूरे नारियल के ऊपर छोटे छोटे धागे निकले रहते हैं क्या? यस या नो? तो बताओ उनकी कोशिका है वो कैसी रहेगी? पतली धागे नुमा। क्या वो पूरा का पूरा छिलका है नारियल का बिल्कुल सटा हुआ रहता है क्या? उसको छीलना आसान है क्या हमारे लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। क्या नारियल को छीलते हो तो बताओ क्या वहां से ब्लड सेल से क्या वो जाती है क्या? नहीं जाती। तो अपन कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है। तो ये तीनों चारों पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए किससे? इस स्क्लेरेनकाइमा से। बताओ क्लियर है क्या? फिर अपन बात करते हैं इस पूरे के पूरे स्क्लेरेनकाइमा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? नारियल हो जाएगा। तो बताओ स्थायी उत्तक के पांचों फॉर्मेट समझ में आते हैं क्या सबको? स्थायी उत्तक का सबसे पहला फॉर्मेट कौन सा पढ़ा अपन ने? बताओ वही कौन सा पढ़ा है? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान है वो सबसे ज्यादा। काम क्या है पेरेनकाइमा का? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन का भंडारण। कोशिकाएं कैसी होगी इसके अंदर? जीवित होगी। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा उत्तक मिलेगा अपने को? पेरेनकाइमा।
ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट है जो इसी फॉर्मेट में तुम्हें याद होने चाहिए। कुछ पेरेनकाइमा में क्या मिला देंगे अपन, क्लोरोफिल, तो फिर उससे कौन सा उत्तक बन जाएगा, क्लोरेनकाइमा। और क्लोरोफिल जहां भी आ गया वो प्रकाश संश्लेषण के लिए मदद करेगा, यानी पौधों के लिए भोजन बनाने में मदद करने वाला है। कुछ पेरेनकाइमा है वो जल के अंदर तैरते रहते हैं, तो उसको कौन सा उत्तक कंसिडर किया गया है, पेरेनकाइमा। पौधों में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, तो फिर उसको कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, कॉलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा है, उसके अंदर क्या होता है कि कोशिका है वो कैसी होगी, मृत, पतली धागे नुमा संरचना में होती है। और इसके अंदर कोशिकाओं के मध्य जो गैप है वो कैसे रहेगा, बिल्कुल जीरो, यानी कोई भी गैप नहीं रहता। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा अपने पास, नारियल। लिखो सबसे पहले पेरेनकाइमा, स्थायी उत्तक में लिखो सबसे पहले पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में लिखो, यह सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यह सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। देखो, इट प्रेजेंट मैक्सिमम इन द प्लांट्स, सेकंड पॉइंट लिखोगे, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, cells are living in this tissue, थर्ड पॉइंट लिखोगे, इनकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। इनकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। द गैप बिटवीन देयर सेल इज मैक्सिमम, द गैप बिटवीन देयर सेल इज मैक्सिमम। लिखना, इसका प्रमुख कार्य भोजन का भंडारण करना है, इसका प्रमुख कार्य भोजन का भंडारण करना है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड, द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड। चलो सेकंड नंबर पे लिखना, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में लिखो, कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में, कुछ क्लोरेनकाइमा उत्तकों में, हाँ सॉरी, कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। उन्हें क्लोरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। देखो, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन सम पेरेनकाइमा टिश्यूज, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट in some parenchyma tissues which is called chlorenchyma tissue, which is called chlorenchyma tissue, which are responsible for photosynthesis process,
responsible for photosynthesis process। थर्ड नंबर पे लिखो एरेनकाइमा उत्तक। एरेनकाइमा में लिखो कुछ पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा के बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं। हवा के बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं जो इन पौधों को जल में उतरने के लिए मदद करती है। ऐसे पेरेनकाइमा उत्तकों को एरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। ऐसे पेरेनकाइमा उत्तकों को एरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। देखो some parenchyma tissues in which large air cavities are present due to which these plants are float in water. These plants are float in water. Such parenchyma are called parenchyma tissue. Such parenchyma are called parenchyma tissue. फिर आगे लिखो कोलेनकाइमा। आजा इसको अंगूठे को पूरे को ही खा जा। कम पड़ गया हो तो पड़ोसी का वो ले लेना। छोटा बच्चा है क्या या कुछ आ रहा है उसमें से? लिखो चलो आगे कोलेनकाइमा में लिखो इस उत्तक के कारण पौधों में लचीलेपन का गुण विकसित होता है। इस उत्तक के कारण पौधों में लचीलेपन का गुण विकसित होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी is present in plants due to कोलेनकाइमा टिश्यू। ड्यू टू कोलेनकाइमा टिश्यू। फिर आगे लिखना इसकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। The air gap between these cells are less. इसकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। फिर आगे लिखो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में पहला पॉइंट लिखोगे देखो इसकी कोशिकाओं के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। नो गैप आर प्रेजेंट बिटवीन दियर सेल्स। इसकी कोशिकाओं के मध्य
कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। फिर आगे लिखना, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है। Dead cell is present in this tissue. Dead cells is present in this tissue. यह पतली धागेनुमा संरचना में उपस्थित होती है। This cell is present a thin thread structure. This cell is present a thin thread structure. फिर स्टार पॉइंट बना के लिखोगे, 2 स्टार पॉइंट बना के लिखो। नारियल में स्क्लेरेनकाइमा उत्तक उपस्थित होता है। This tissue is present in coconut. नारियल में यह उत्तक उपस्थित होता है। बताओ, स्थायी उत्तक की कहानी समझ में आ गई क्या सबको? चलो फिर अपन बात करते हैं किसकी? जटिल स्थायी उत्तक की। ये तो सरल स्थायी उत्तक था, पांचों फॉर्मेट क्लियर है सरल स्थायी उत्तक के। चलो फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखोगे, ये जो नारियल होता है, इस नारियल का ये पूरा का पूरा जो रेशा होता है, उसको अपन छिलके को हटा देते हैं। तो छिलके को हटाने के बाद मुझे बताओ, क्या अंदर एक कटोरी नुमा स्ट्रक्चर अपने को मिलता है क्या? फिर उसको भी अपन फोड़ते हैं। तो फोड़ने के बाद फिर अंदर वाला जो हिस्सा है वो खाने योग्य होता है। तो इसके ऊपर वाली ये जो परत बनी होती है, क्या वो कठोर होती है, क्या ठोस होती है क्या? और वो बनी होती है लिग्निन की। इसकी बनी होती है लिग्निन। लिग्निन क्या काम करता है? ये बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है उसके आंतरिक अंगों को। जैसे अपन बात करते हैं, दीवार होती है, दीवार के ऊपर अपन प्लास्टर कर देते हैं क्या? तो प्लास्टर क्या हो गई? एक प्रकार की परत ही है, लेयर ही है, जो आउटर प्रोटेक्शन क्या करती है, उस पूरे के पूरे दीवार को प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं, तो इस नारियल के अंदर वाली जो भित्ति होती है या जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है, उसकी भित्ति किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन के कारण वो मोटी होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नारियल की जो भित्ति होती है वो किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है, जो उसको बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है बात? चलो अब अपन बात करते हैं जटिल स्थायी उत्तक की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और ये जो जटिल स्थायी उत्तक है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने पास जाइलम और एक होता है अपने पास फ्लोएम। और ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर अपन ने बचपन से पढ़े हैं। एक है अपने पास जाइलम और दूसरा कौन सा अपने पास? फ्लोएम। जाइलम का सबसे मेन चीज है, सबसे मेन काम है, वो कंसिडर करोगे। देखो ये पूरा का पूरा पेड़ है और ये है इसकी रूट्स। अब तुमने देखा होगा गर्मियों के अंदर जब भी किसी पेड़ को अगर अपन पानी डालते हैं, तो मुझे बताओ, क्या जो पानी है वो हम लोग जड़ों की तरफ ही डालना स्टार्ट करते हैं क्या? क्योंकि इनके अंदर छोटी 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 क्या होती है? कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है। जो जड़ें होती है वो रेशेदार होती है, और उन्हीं रेशों से होते हुए पानी है वो किधर की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। तो इस पूरे के पूरे पेड़ में जड़ों से लेकर और पूरे पेड़ तक जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, जो जल की सप्लाई करेगा या जल की सप्लाई या पानी का जो संचरण करने वाला है, वो कौन करेगा? अपने पास जाइलम। जैसे जल और जैसे जाइलम। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम है पौधों के सभी भागों तक, वो कौन सा उत्तक करने वाला? अपने पास जाइलम उत्तक। वही अपन बात करते हैं कि ये जो पूरे के पूरे, अब खाद भी जो भी डालते हैं वो भी क्या जड़ों को ही डालते हैं क्या अपन? यस या नो? और
फिर अपन बात करते हैं कि पौधों के लिए जो खाना बनाने का जो काम करती है वो काम करती है पत्तियां। कौन करती है? पत्तियां। तुमने देखा होगा जब भी एक पेड़ हरा भरा होगा तो उसके अंदर पत्तियां होगी, और अगर कोई भी एक पेड़ अगर सूखा हुआ है तो उसके अंदर पत्तियां नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करते हैं तो पौधों के लिए जो खाना बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? लीफ यानी पत्तियां करती है। और उस पत्तियों से उस पूरे के पूरे पेड़ तक भोजन की जो सप्लाई करने का काम है, फूड जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, भोजन का परिवहन है, वो कौन करता है अपने पास? फ्लोएम। फ्लोएम को एफ से रिलेट करेंगे, एफ से फूड और एफ से फ्लोएम। तो याद रखना वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है अपने पास? जाइलम। और फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है अपने पास? फ्लोएम। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नया ही देखने को हमें मिला था लास्ट ईयर 2022 में जब रेलवे का पेपर हुआ था, अपने से पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू इसको बोलते हैं अपन संवहनी ऊतक। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से संवहनी ऊतक कौन सा है, तो याद रखना जाइलम भी अपने पास ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू में कंसिडर होगा और फ्लोएम भी, क्योंकि दोनों ही किसका काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा और एक फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है उसके अंदर दोनों ही कंसिडर होंगे, जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। और हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है क्या? संवहनी ऊतक। तो ये दोनों ही फॉर्मेट में अपने से पूछ लिया जाएगा कि संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। या पूछ लिया जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू यानी संवहनी ऊतक के नाम से जाना जाता है। लिखो सबसे पहले जटिल स्थायी ऊतक, और जटिल स्थायी ऊतक में लिखो पहला लिखना जाइलम और सेकंड लिखना फ्लोएम। जाइलम में लिखो इसका प्रमुख कार्य पौधों के सभी भागों तक, इसका प्रमुख कार्य पौधों के सभी भागों तक जल का संवहन करना है। जल का संवहन करना है। लिखना जाइलम में द मेजर फंक्शन ऑफ जाइलम इज वाटर ट्रांसपोर्ट to the all part of plant. The major function of xylem is water transportation to the all part of plant. फिर लिखना फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर लिखना फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधों के सभी भागों तक, फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधों के सभी भागों तक भोजन को पहुंचाना है। लिखना फूड ट्रांसपोर्टेशन टू द ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, food transportation to the all part of plant is done by phloem, is done by phloem। फिर एक स्टार पॉइंट बना के लिखो जाइलम और फ्लोएम दोनों को, जाइलम और फ्लोएम दोनों को संवहनी ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को संवहनी ऊतक भी कहते हैं। जाइलम and phloem both are known as transportation tissue। बताओ क्लियर है क्या? ये प्लांट टिश्यू तुम्हारा पूरी तरीके से क्या हो चुका है? कंप्लीट। फिर हम लोग कंसिडर करेंगे किसके बारे में? जंतु ऊतक के बारे में। एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक है वो 4 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है अपने पास एपिथेलियम,
दूसरा होता है अपने पास मसल्स टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। थर्ड नंबर पे हम लोग कंसिडर करते हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। अब याद करो ब्लड के अंदर एक लाइन लिखवाई थी मैंने, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कनेक्ट रहता है प्लाज्मा भी और ब्लड सेल्स भी। और एक होता है अपने पास तंत्रिका ऊतक। पहले एक पूरा का पूरा शॉर्ट समरी समझ जाओ इस जंतु ऊतक का। सबसे पहला है एपिथीलियम, यानी जंतुओं के शरीर को चारों तरफ से ढकने का जो काम करता है, अंगों को जो चारों तरफ से ढकने का काम करता है, वो कौन सा ऊतक करेगा? एपिथीलियम। कि अगर मेरा श्वास पूरा का पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से सेपरेट किया गया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से सेपरेट किया गया है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से सेपरेट किया गया है, अलग अलग से अपने शरीर के अलग अलग अंगों को एक अलग अलग कवर से कवर किया गया है, तो वो पूरा का पूरा जो ऊतक कंसिडर होता है वो कौन सा होता है अपने पास? एपिथीलियम। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए कौन सा ऊतक काम में लिया जाता है, दैट इज एपिथेलियमी टिश्यू। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं पेशीय ऊतक की। जो हमारी हृदय की पेशियां है, जो अपन कंसिडर करते हैं कार्डियक, जो अपने पास मसल्स होते हैं, उन सभी को कवर करने के लिए कौन से ऊतक काम में लिए जाते हैं? हृदय, ये पेशीय ऊतक। अब ये दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। जो हमारी इच्छा के अनुसार पेशियां काम करती है, हमारे हाथ और पांव की पेशियां है वो काम करेगी, गति होगी, उनमें मोशन होगा, तो वो हो जाएगी अपने पास वॉलेंट्री मसल्स। और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है वो हो जाएगी इनवॉलेंट्री, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीजें। ब्लड है वो एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और अपन बात करते हैं कि पूरे के पूरे मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका जो कोशिका है, उन सभी का जो ग्रुप मिलकर जो ऊतक बनाएगा उसे क्या कहते हैं अपन? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बताई थी तुम लोगों को? तंत्रिका कोशिका। यही है कि ये पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कंसिडर होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 1 मीटर होती है। चलो फिर इसको कल लिखवाएंगे। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अपन। ये भर लाना एक बार बोतल। फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है, मेकिंग ऑफ फूड। सूख जाते हैं, पेट जल जाते हैं, तुझे पता हो तो। वो जब एक तो होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन से पूरा का पूरा पौधों का या पेड़ों का क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे अपने यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती है, गर्मियों में कुछ लोग हैं वो जल जाते हैं, उनकी स्किन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मरी जाए। आई बात समझ में? तो एक होता है कि एक तो मौसम परिवर्तन होता है, सीजन चेंजेस होता है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। कि पतझड़ ऋतु जब भी आएगी अपने पास, स्प्रिंग सीजन जब भी आएगा अपने पास, तो वहां पर अपन बात करते हैं कि पेड़ों के जो पत्ते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते रहते हैं? गिरते रहते हैं। लेकिन जो मेन जो फंक्शन होता है कि पौधों के लिए जो भोजन बनाएगा वो कौन बनाएगा? पत्तियां। उन पत्तियों के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको बोला जाता है स्ट्रोमेटा। जब भी तुमने देखा होगा सर्दियों के टाइम उन पत्तियों के ऊपर ओस आकर इकट्ठा हो जाती है, पानी पानी इकट्ठा हो जाएगा, ओस आकर इकट्ठी हो जाएगी, तो वो वाटर मिलेगा। वाटर से जैसे ही सनलाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश होगा, तो सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद में तुम्हें पता है वो जल पूरी तरीके से उड़ जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है उसका, तो वो पौधों के लिए किसका रूप बन जाता है? भोजन का रूप बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो जिन पौधों के अंदर पत्तियां ही नहीं होगी वो बेचारे भूखे ही मरेंगे। वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, उनके ऊपर वो डिपेंड करता है। वो तो पार्ट ऑफ उसका है, ट्री का जो अपने पास प्रोसीजर होता है वो।
ऐसे तो तुम लोग कोई भी हरा भरा पेड़ भी कटवाओगे ना तो उसकी पूरी की पूरी टहनियाँ वहनियाँ वो सब क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। वो तो वापस से रीग्रोथ हो जाता है ना प्लांट का। ये जो प्रोसीजर होता है रीग्रोथ होने का, पेड़ों की कटाई क्यों की जाती है, ताकि अच्छी तरीके से प्लांट क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। सेल्स ही तो है, बाल कटवाएंगे जल्दी ग्रोथ होंगी, ऐसा ही प्रोसीजर होता है।